हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए जो डेवलपमेंट होता है इसको हम पक्के तौर पर नहीं बता सकते कि हमारा विकास कितना होगा, पक्के तौर पर इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें दे रखा है पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ये बात आपकी गलत है। यहाँ पर के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। देखिए जो व्यक्तिगत विकास है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर दे रखा है कुछ कि पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, तो ये कहना आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात। हम विकास के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक जो है पूर्वानुमान लगा सकते हैं, कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा जो बच्चे जो है गिफ्टेड होते हैं उनके लिए हम क्या कहते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत बेहतर करेगा, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर पूर्वानुमान लगाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पर दे रखा है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो विकास की दर होती है क्या होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा जो है 1 साल में ही चलना सीख गया, ठीक है, बट तो वहीं पर कोई दूसरा बच्चा जो है 2 साल में भी हो सकता है चलना ना सीख पाए। ठीक है, तो जो विकास की दर होती है, जो रेट होती है, ये क्या होती है, अलग अलग होती है प्रत्येक बच्चे में। तो ये बात आपके यहाँ पर सही है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अव्यवस्थित व असतत होता है। देखिए जो विकास है ये अव्यवस्थित नहीं होता है, एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस है, यानी पहले आपकी शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, फिर वयस्कता अवस्था आएगी। तो क्या होता है, विकास क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, एक ऑर्डर में चलता है, और असतत नहीं होता है। विकास क्या होता है, एक सतत प्रक्रिया है, यानी माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक चलती रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से हटेगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया विकास क्या होता है, क्रमबद्ध प्रक्रिया, एक सीक्वेंस में चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, बट यहाँ पर दे रखा है क्रमबद्ध नहीं होता है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकास अव्यवस्थित होता है, नहीं, विकास क्या होता है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि पहले शैशवावस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था आएगा, फिर किशोरावस्था आएगा, फिर वयस्कता अवस्था आएगा। ठीक है, हर बच्चा जो है इन स्टेज से होकर ही गुजरेगा, बट जो विकास की दर है, जो विकास की रेट है, वो क्या होती है, अलग अलग होगी प्रत्येक बच्चे में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, यही बात जो है आपके यहाँ पर सही है। विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक चलती रहती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है। देखिए ये कहना आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम जिस संस्कृति में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वो चीज़ें हमको क्या करती है, प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है प्रभावित नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से हटेगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल रीतियाँ किससे सीखते हैं। देखिए जो बच्चा होता है, ठीक है, वो अपने समाज के बारे में, ठीक है, उसके साथ साथ ज्ञान, रहने के कौशल, मूल रीतियाँ, ये कहाँ से सीखता है, अपने आस पड़ोस से भी सीखता है, धर्म से भी सीखता है, स्कूल से भी सीखता है और समकक्ष समूह से भी सीखता है। इन चारों जगहों से बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए भी होगा आपका, बी भी, सी भी और डी भी, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। देखिए स्थूल कौशल आपसे यहाँ पर पूछा है, यानी ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ठीक है, देखिए ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है, जिसमें आप किसी काम को अपनी बड़ी मसल्स के थ्रू करते हैं। जैसे कि आप जब बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं, जब आप, ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। जो आपकी आर्म्स, जो भुजाओं की मसल्स हैं, उनका यूज करते हैं, अपने पैर की मसल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज करके किसी काम को करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि स्थूल गति कौशल होता है। ठीक है, इसी के बारे में आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। इसके अलावा एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल, यानी सूक्ष्म गति कौशल। ठीक है,
तो इसका नाम ही है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब यानी फाइन का मतलब क्या होगा, सूक्ष्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब बच्चा अपनी छोटी मसल्स का यूज करके किसी कार्य को करता है, जैसे कि जब पेंटिंग बनाते हैं हम, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे फिंगर्स होती हैं, जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं, इनका यूज करके किसी काम को करते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम सुई में धागा पिरोते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम अपनी फाइन मोटर स्किल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर दे रखा है एक पैर पर संतुलन करना। तो बताइए, एक पैर पर जब आप संतुलन करते हैं तो वहाँ पर आपकी कौन सी मसल्स यूज होती हैं, बड़ी मसल्स यूज होती है। सिंपल सी बात है, आपकी जो पैर की मसल्स होती है वो यूज होती है। तो ये किसका होगा, ये स्थूल गति यानी स्थूल कौशल का उपयोग हम यहाँ पर करें तो ये किसका उदाहरण होगा, ग्रॉस मोटर स्किल यानी स्थूल कौशल का। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मटर को उंगलियों से दबाना, तो इसमें तो आप अपनी उंगलियों का यूज़ कर रहे हैं, फिंगर का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, किताब के पन्ने पलटना, तो जब आप किताब के पन्ने पलटते हैं तो इसमें किसका यूज करते हैं, अपनी फाइन मोटर स्किल का, अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल है, फाइन मोटर स्किल का। ठीक है, पेंसिल पकड़ना, तो पेंसिल आप किससे पकड़ते हैं, अपने फिंगर से पकड़ते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर, अपनी छोटी छोटी मसल्स का, यानी फाइन मोटर स्किल का। ये भी उदाहरण है, सूक्ष्म गति कौशल का जो है तीनों उदाहरण है। ठीक है, बट हमसे ग्रॉस पूछा था तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये भी पूछता है कि जो हमारा डेवलपमेंट, जो हमारा विकास है, ये कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा ग्रॉस टू फाइन होता है, यानी पहले हमारी ग्रॉस मोटर स्किल, जो बड़ी मसल्स हैं उन पे हमारा कंट्रोल आता है, उसके बाद में जो छोटी मसल्स हैं उन पे जो है हमारा कंट्रोल आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक छोटा बच्चा है, उसको आप कभी बॉल लाने को कह दीजिए तो वो क्या करता है, पूरी जो उसके हाथ होते हैं उसको उससे पूरा जो है पकड़ के उस बॉल को लाता है, यानी क्या करता है, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करता है। बट जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है, फिर बाद में अपने फिंगर्स का यूज करके भी उस बॉल को लेके चला आता है। ठीक है, तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये कैसे होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है। ठीक है, यानी पहले हमारी ग्रॉस मोटर स्किल विकसित होती हैं, पहले हमारी जो बड़ी मसल्स होती हैं उन पे हमारा कंट्रोल आता है, उसके बाद में जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं उनका जो है हम यूज़ कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, तो ग्रॉस टू फाइन होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। देखिए, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है कि हम किसके प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अपने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ही तो प्रोडक्ट है। हमको जो भी चीज़ें मिली हुई हैं, या तो हमें हमारी आनुवंशिकता से मिली है, या तो हमारे वातावरण से मिली है। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उन्हीं चीज़ों को हमें एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हमें हमारी हेरिडिटी से मिलती हैं और कुछ चीज़ें हमें हमारी वातावरण इन्वायरमेंट से मिलता है। ठीक है, तो हम किसके प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के। ठीक है, तो आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। बिल्कुल सही बात है, जो विकासात्मक परिवर्तन है हमारे अंदर, जो भी चेंजेस आते हैं वो किसके कारण आते हैं, हमारी हेरिडिटी और वातावरण के कारण। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा, देखिए केवल आनुवंशिक ढांचा नहीं होगा, यहाँ पर हमारी हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। ठीक है, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो भी चीज़ें हमारे ऊपर क्या करती है, इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक नहीं होगा, इसमें हमारी हेरिडिटी का भी रोल होता है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक। तो ये तो कहना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो केवल वर्ड होता है ये क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर निगेटिव वर्ड भी बताते चल रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर जो 2 से 6 वर्ष की अवधि दे रखी है, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। शैशवावस्था, तो इसमें बच्चा कितने साल का होता है, जन्म से 2 साल तक का होता है। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर। प्रारंभिक बचपन, यही जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चा कितने साल का होता है, 2 से 6 साल का होता है। ठीक है, जो चाइल्डहुड है यानी जो बाल्यावस्था है, इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका होता है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बचपन कह लीजिए, या फिर पूर्व बाल्यावस्था कह लीजिए, इसमें कि बच्चा 2 से 6 साल का होता है। और एक होता है मध्य बचपन, जिसमें कि बच्चा 7 से 12 साल तक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 7 से 12 साल तक का बच्चा होता है ये किस में आता है, लेटर चाइल्डहुड में, मध्य बचपन में। किशोरावस्था आप सभी को पता है, ये 12 से 18 साल। ठीक है,
तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये भी पूछता है कि जो प्रारंभिक बचपन है, ठीक है, ये क्या होता है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील पीरियड होता है। आपके एग्जाम में कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदिक पीरियड कौन सा है, तो कौन सा है, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, जब बच्चा 2 से 6 साल तक का होता है तो भाषा को बहुत ही तेजी से जो उसका भाषाई विकास है वो क्या होता है, बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और जितने पॉइंट मैंने आपको बताया वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है, उसके इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, जो उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, मीडिया से भी बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। जैसे जो टीवी रियलिटी शो आते हैं, आपने देखा ही होगा, बच्चे कभी कभी देखते हैं, कार्टून वगैरह देखते हैं, तो उन्हीं की तरह कभी कभी बात भी करते हैं, बोलते भी हैं। तो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं मीडिया बच्चे के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। मीडिया जो है बच्चे का जो है सामाजिकरण कर रही है। तो ये बात सही है। इन दिनों परिवार और साथियों के अतिरिक्त मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और मीडिया क्या है, सामाजिकरण का द्वितीय कारक होता है, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद मीडिया से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, सामाजिकरण के बेसिकली 2 कारक होते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया भी है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बना हुआ है, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए, जो बच्चा होता है सबसे पहले परिवार में जन्म लेता है, तो परिवार से ही चीज़ों को सीखता है। जो उसका पहला सामाजिकरण है वो कहाँ से होता है, उसके परिवार से होता है। बच्चा परिवार से इंटरेक्ट करता है, इसके बाद बच्चा स्कूल जाता है। ठीक है, उसके बाद में वो मीडिया से चीज़ों को सीखता है, उसके बाद में समाज से चीज़ों को सीखता है। तो बच्चा परिवार के बाद इन चीज़ों से सीखता है। तो इसलिए स्कूल हो गई, मीडिया हो गई, ठीक है, समाज हो गया, ये क्या होते हैं, सामाजिकरण के द्वितीय कारक होते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी कि गौड़ वाहक होते हैं। इसके अलावा जो परिवार होता है ये क्या होता है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है, क्योंकि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, परिवार से ही स्टार्ट होती है। तो परिवार क्या होता है, मुख्य एजेंसी होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है कि सामाजिकरण की मुख्य एजेंसी क्या है, तो परिवार है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और आर क्या है, दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी का ऑप्शन तो आपके यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या दे रखा है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षक की गतिशीलता, हाँ, जो जीन पियाजे है वो क्या मानेंगे, बच्चे और शिक्षक दोनों को ही एक्टिव मानेंगे। ठीक है, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर जो है जोर देते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंध रखते हैं, रचनावाद से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, शिक्षक की गतिशीलता क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, विविध सामग्रियों का प्रावधान, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, विविध सामग्रियों का प्रावधान करना चाहिए, यानी अलग अलग तरीके से बच्चों को चीज़ें पढ़ानी चाहिए। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, इसकी भी बात कौन करता है, जीन पियाजे करते हैं। ठीक है, बच्चों को अलग अलग एक्सपीरियंस जो है देने चाहिए। इसके साथ दे रखा है यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बनन सुनिश्चित करना। देखिए, पुनर्बनन रीइंफोर्समेंट की बात जीन पियाजे नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इन्होंने थ्योरी दी है, 4 स्टेज की बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने डेवलपमेंट को 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया। इसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है, अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा तो मैं आप लोगों को वहाँ पर कराऊंगी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता था इनके बारे में, तो आप सिंपल सा, आपको अगर पता होता है कि जो पुनर्बनन है, रीइंफोर्समेंट की बात कौन करता है, स्किनर करते हैं। ठीक है, व्यवहारवादी करते हैं। तो डी ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए, इसमें भी डी दे रखा था, इसमें भी डी दे रखा था, और इसमें भी डी दे रखा था। ठीक है, तो सिंपल हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए, बी और सी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर जो जीन पियाजे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, जो उनकी अवस्थाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है, और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों को चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मशाएं और इरादे हो सकते हैं। देखिए, आपने अपने जो है घरों में जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको कभी देखा होगा ध्यान से, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी अपने खिलौनों से बातचीत करते हैं। ठीक है, कि अरे ये मेरी डॉल है, खाना खाएगी। ठीक है,
इसको नहलाएंगे, तो मतलब वो क्या करते हैं, निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानते हैं। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे को जब किसी चीज़ से चोट लग जाती है तो बच्चा रोने लगता है, तो वहाँ पर जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज़ को एक तरीके से मारते हैं, तो वहाँ पर बच्चा क्या होता है, खुश होता है, उसको लगता है कि इसको भी चोट लगी है। ठीक है, जबकि वो चीज़ तो निर्जीव होती है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानता है। यही क्या होता है, जीववादी दृष्टिकोण होता है, एनिमिज्म होता है। ठीक है, और ये कितने साल तक के बच्चे में होता है, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है। आप अपने घर में 2 से 7 साल के बच्चे को देखिएगा, वो इसी तरीके की चीज़ें आपको करते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अब जीन पियाजे की थ्योरी को समझते हैं। जो जीन पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पहली क्या, आपकी संवेदीय चालक अवस्था, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है, जन्म से 2 साल तक का होता है, जिसमें कि वो अपने इंद्रियों के थ्रू जो है चीज़ों को सीखता है, जो उसकी 5 सेंसेस होते हैं उनके थ्रू जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है। उसके बाद में जो इन्होंने सेकंड स्टेज बताई वो क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा 2 से 7 साल का होता है। ठीक है, इसमें कि एनिमिज्म आ गया। इसके अलावा भी बच्चा बहुत सारी चीज़ें कर लेता है, जैसे कि सिंबॉलिक थॉट की जो एज कहा जाता है वो भी प्री ऑपरेशनल स्टेज को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो पियाजे की थर्ड स्टेज है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा कितने साल का होता है, 7 से 11 साल तक का होता है, जिसमें कि बच्चा 3 चीज़ें कर लेता है, क्लासिफिकेशन कर लेता है, कंजर्वेशन कर लेता है और सीरिएशन कर लेता है। चीज़ों को एक सीक्वेंस, एक व्यवस्थित क्रम में जो है लगा पाता है। और मूर्त चीज़ों के बारे में भी वो क्या कर पाता है, थिंकिंग कर पाता है, लॉजिकल थिंकिंग जो है, तार्किक चिंतन बच्चा कब कर लेता है, पियाजे की थर्ड स्टेज में, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेज जो इन्होंने दी वो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसमें कि बच्चा कितने साल का होता है, 11 से 15 साल तक का होता है। ठीक है, या फिर 11 एबव भी कह सकते हैं इसको आप। इसमें कि बच्चा क्या करता है, जो चीज़ें उसके सामने उपस्थित नहीं रहती, यानी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, इसका नाम ही है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं रहती उसके बारे में भी बच्चा थिंकिंग कर पाता है। परिकल्पित निगमनात्मक जो तर्क होता है बच्चे किस स्टेज में करता है, जो वो पियाजे के फोर्थ स्टेज में रहता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो एनिमिज्म दृष्टिकोण है, जब बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानता है, तो वो किस स्टेज में होता है, 2 से 7 साल का होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, पियाजे के सेकेंड स्टेज में। तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए जो लेव वाइगोस्की थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, और ये 3 चीज़ों की बात करते हैं, SCL की बात करते हैं, यानी जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, उसके संस्कृति कल्चर की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उसके भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो 3 चीज़ों के बारे में किसने कहा, ले वाइगोस्की ने कहा। SCL के थ्रू जो है आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तो आपसे एग्जाम में पूछा है कि किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बट यहाँ पर कभी पूछ लेगा कि किसके सिद्धांत में समाज बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, फिर पूछ सकता है कि किसने कहा कि जो बच्चे का विकास होता है उसमें उसकी संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये तीनों ही चीज़ें किसने कही है, ले वाइगोस्की ने कही है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। लॉरेंस कोहलबर्ग जिन्होंने कि मोरल डेवलपमेंट का जो है सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने कितने लेवल दिए थे, नैतिक विकास के 3 लेवल दिए थे, और 6 जो है इन्होंने स्टेज बताई थी, अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, हावर्ड गार्डनर जिन्होंने कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है किसने दिया था, तो हावर्ड गार्डनर ने दिया था। अगर NCERT की बात करें तो उसमें 8 टाइप जो है गिवन है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर था वो है ले वाइगोस्की। ठीक है, नेक्स्ट है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को जस्ट अभी इस वाले क्वेश्चन में बताया कि बच्चे जो है कैसे चीज़ों को सीखते हैं, ले वाइगोस्की किन किन चीज़ों की बात करते हैं। क्या मैंने प्रतियोगिता के बारे में आप लोगों को बताया कि बच्चा कंपटीशन करके चीज़ों को सीखता है, नहीं, तो ये नहीं होगा। साथियों के साथ बातचीत करके, यही बात मैंने आप लोगों को बताया। अगर थोड़ा भी रिलेट कर पाएंगे आप, तो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी, SCL। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, समाज की। जब बच्चा अपने साथियों से इंटरेक्ट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, समाज से ही तो चीज़ों को सीख रहा है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इंट्रैक्शन की बात कौन करता है, अंतःक्रिया की बात कौन करता है, यानी बच्चा अपने समाज से क्या करता है, इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है, बातचीत करके। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, देखिए
कभी भी पुरस्कार और दंड की बात हो तो वो ऑप्शन नहीं होगा। दंड देना, पुरस्कार देना, ये क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। साथ ही साथ प्रतियोगिता भी क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम बच्चों को बार बार पुरस्कार देते हैं तो फिर बच्चा पुरस्कार के लिए ही किसी कार्य को करता है। ठीक है, या फिर जब हम बच्चों को दंड देते हैं तो फिर बच्चा दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चा सीखता नहीं चीज़ों को, वो किसी न किसी डर की वजह से काम को करता है, पुरस्कार को पाने के लिए किसी कार्य को करता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप नहीं करनी है। उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुबंधन करके, तो देखिए जो उद्दीपन अनुक्रिया है इसकी बात कौन करता है, थॉर्नडाइक करते हैं। व्यवहारवाद से जो संबंध रखते हैं वो लोग करते हैं इसकी बात। तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। देखिए जब भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो क्या देखे जाते हैं, सक्रिय माने जाएंगे। ठीक है, एक्टिव माने जाएंगे। बच्चा क्या होता है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता होता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो निष्क्रिय वर्ड क्या होता है, निगेटिव होता है। बच्चा निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए, यही बात जो है बिल्कुल सही है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से यानी एक्टिव रूप से लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, यानी कहीं ना कहीं बच्चा क्या कर रहा है, नकल कर रहा है चीज़ों को। तो नकल करना क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, इससे बच्चे की जो थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हमें बच्चे खुद करके चीज़ों को सीखे उस पर फोकस करना है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए, नहीं, बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए और एक्टिविटी करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा यहाँ पर, और ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग में। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये लॉरेंस कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट से बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं करता, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। देखिए ये इसका जो है यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होगा। जो सजा आज्ञाकारिता अभिविन्यास है इसमें बच्चे क्या करता है, दंड से बचने के लिए नैतिकता का प्रदर्शन करता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। अच्छा लड़की अभिविन्यास, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्तर दिए उसमें जो अच्छा लड़का का अभिविन्यास, उसमें क्या करता है बच्चा, दूसरों के सामने खुद को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए जो नैतिकता है उसको प्रदर्शित करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चों को कहें कि अगर आप बड़ों का पैर छुएंगे तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, गुड मतलब बच्चे हैं। ठीक है, अच्छे बच्चे हैं, गुड बॉय हैं, गुड गर्ल हैं। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, दूसरों के सामने खुद को अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, नैतिकता को प्रदर्शित करता है। तो यही बात यहाँ पर सही हो जाएगी। ठीक है, बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता की पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो इसमें तो सिंपल है, उसमें कुछ खोजना ही नहीं है, क्योंकि इसमें सीधे दे रखा है वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता की पहचान। तो कहीं ना कहीं बच्चे के जो व्यक्ति है उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, प्रकृतिवादी बुद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति से रिलेट करके ही दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्थानिक बुद्धि देखिए उसके अंदर होती है जो लोग वास्तुकार होते हैं, जैसे जो लोग मूर्ति वगैरह डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, या फिर जो इंजीनियर होते हैं, जो घरों के नक्शे बनाते हैं, उनके अंदर जो है ये वाली बुद्धि होती है। ठीक है, इसके साथ में दे रखा है अंतः व्यक्ति यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, व्यक्ति खुद दूसरों के मनोभाव दशा को समझ पाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा इंटरनेशनल हाईवे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोच सके, ठीक है, दूसरों के मनोभाव दशा स्वभाव के बारे में पता कर सके, वो क्या होता है वहाँ पर आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। संगीत में जैसे कि जिनके अंदर जो है सुर लय ताल का जो है एक अच्छा मतलब कि अच्छा हो। ठीक है, उनके अंदर क्या होती है, संगीत में बुद्धि होती है, जिनका कि मतलब किस तरीके से जो है लय सुर ताल ये सारी चीज़ें जो है लोग मैच कर लेते हैं एक तरीके से, उनके अंदर क्या होती है, संगीत में बुद्धि होती है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर क्या होगा आपका प्रकृतिवादी। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है। तो देखिए जो NEP 2020 किसकी सिफारिश करती है, बहुभाषावाद की, मल्टी लैंग्वेज की जो है सिफारिश करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर
आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भाषावाद नहीं होगा आपका यहाँ पर, पाठ्यक्रम का मानकीकरण नहीं होगा, मूल्यांकन का मानकीकरण वर्ड क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी मानकीकरण का मतलब क्या होता है, एक तरीके से फिक्स्ड कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गलत है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित कर रही है, जो हमारे समाज में रूढ़िबद्ध धारणाएं चली आ रही है कि लड़के बाहर के काम करते हैं, लड़कियां घरों के काम करती हैं, लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है, लड़कों को ब्लू कलर पसंद होता है, लड़के ही जोखिम वाले कार्य कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कई सारी लड़कियां जो कि जोखिम वाले कार्य भी करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो क्या धारणा रख रही है कि नहीं, लड़के ही जोखिम वाले कार्य करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगे। तो ये किसको प्रदर्शित कर रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप को, जेंडर पक्षपात को। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। जेंडर स्थिरता को नहीं बढ़ा रही है यहाँ पर, जेंडर समानता की भी बात नहीं हो रही है, ठीक है, समता की भी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है। शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो ऐसे में एज अ टीचर के रूप में जो सामग्री है उसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करनी चाहिए बच्चों को, और उसका जो आकलन है वो भी क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके से जो है करना चाहिए। क्योंकि जब प्रत्येक बच्चा एक तरीके से चीज़ों को सीख नहीं सकता है, सीख नहीं रहा है, तो उसका जो आकलन है उसका वो भी क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके से करना चाहिए। तो ये क्या है, सही है। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हम किसी मूल्यांकन तकनीक से जो है बच्चे की प्रगति और विकास के बारे में सही जानकारी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। यानी ये नहीं कि हम मान लीजिए कि उसका जो बच्चा एग्ज़ाम दिया है उसका हम असेसमेंट कर लिए, ठीक है, आकलन कर लिए, इवैल्यूएशन कर लिए, मूल्यांकन कर लिया, बट बच्चा किस क्षेत्र में बेहतर करेगा हम इसका इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है बच्चे के अंदर कोई और स्किल अच्छी हो और किसी और क्षेत्र में बेहतर कर पाए। तो कोई मूल्यांकन तकनीकी बच्चे के बारे में सटीक रूप से बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन जो है यहाँ पर नहीं कर सकती, कुछ हद तक जो है कर सकती है। तो यहाँ पर ए और आर क्या है, दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। देखिए नेगेटिव ऑप्शन आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, वे कहाँ और कहाँ कैसे पहुँचे। तो ये तो सीखने की स्थिति को जो है आकलन को सही रूप से दर्शाएगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षक सीखने की सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो ये भी क्या होगा, सीखने के लिए सही स्थिति को प्रदर्शित करेगी, तो ये भी नहीं होगा। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, यही जो है सीखने की सही स्थिति को प्रदर्शित नहीं करेगी। तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव ऑप्शन पूछ रखा था, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन कई तरीके से, जैसे कि सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसमें कई तरीके, जैसे कि सहकर्मी मूल्यांकन, बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, पेयर ग्रुप में जो है चीज़ों को कर रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चे का जो है मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये क्या होता है, उपयोगी होता है। तो फोर्थ भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव पूछ रखा था। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, जो समावेशी शिक्षा है वो किसको आवश्यक मानती है, लचीला शिक्षा शास्त्र को। यानी जो शिक्षा शास्त्र होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ठीक है। यानी बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, चीज़ों में हम चेंज लाएं, ठीक है। जैसे कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये क्या कहती है कि एक ही क्लासरूम में एक दृष्टिबाधित छात्र भी हो सकता है, एक सामान्य बच्चा भी हो सकता है, एक एवरेज बच्चा भी हो सकता है, ठीक है, वंचित पृष्ठभूमि का भी छात्र हो सकता है, ठीक है। तो कई प्रकार के जो बच्चे हैं, गिफ्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, क्रिएटिव बच्चा भी हो सकता है, बट हम प्रत्येक बच्चों को क्या करें, एज पर नीड एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें उसको प्रोवाइड करें। यही क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ठीक है। हम क्या करें, अगर बच्चों को चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो उसको अलग टीचिंग मेथड से समझाएं, अपनी टीचिंग मेथड में चेंज लाएं, ठीक है। और मान लीजिए एक दृष्टिबाधित छात्र है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्रेल लिपि इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। श्रवण बाधित छात्र है तो इसको हम क्या कर सकते हैं,
जो चित्रात्मक चीज़ें उसका जो है वहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड के लिए हम चुनौतीपूर्ण कार्य दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें करनी है, बच्चों को एज पर नीड एजुकेशन देनी है जैसे बच्चे की ज़रूरत है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। हाँ, देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको थोड़ी भी जो है यहाँ से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को वहाँ पर जो फ्री नोट्स है वो प्रोवाइड करती रहती हूँ। उसके साथ ही साथ जो PDF है वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया ही हुआ है, और प्रैक्टिस सेट भी मैंने आप लोगों को सीटेट की वहाँ पर प्रोवाइड की। तो जो भी अभ्यर्थी जो है वहाँ से नोट्स डाउनलोड करके रीड करेंगे तो उनको पता ही है कि नोट्स जो है किस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं। बिल्कुल शॉर्ट्स नोट्स हैं और हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। तो आप लोग चाहो तो आप लोग उन नोट्स को रीड कर सकते हैं। हालांकि मैं खुद के नोट्स पर जो है ज़्यादा फोकस करती हूँ कि आप लोग खुद के नोट्स ही प्रेफर करिए बनाना। बट जो भी अभ्यर्थी, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बाहर जॉब करते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारी हाउस वाइफ भी हैं, तो वो लोग नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाती, तो उन लोगों के लिए वो नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।